Hi everyone. If you see the UPSC syllabus, then it's not very exhaustive at all. आप प्री के सिलेबस को देखोगे तो सिंपल आउटलाइन आपको मिलेगा कि डैट यू हैव टू रीड हिस्ट्री, यू हैव टू रीड ज्योग्राफी, यू हैव टू रीड एनवायरनमेंट. बट उसके बाद अगर आपको और समझना है देन यू हैव टू सी दी मेंस सिलेबस. एंड मेंस का सिलेबस भी सफिशिएंट नहीं है. यू हैव टू लुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू नो कि यूपीएससी क्वेश्चन बना कहाँ से रहा है. आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू नो कि 2013 से पहले मेंस का सिलेबस भी बहुत डिफाइन नहीं था. पहली बार यूपीएससी ने 2013 में मेंस का सिलेबस इतना डिटेल वे में निकाला है. 2013 से पहले भी यूपीएससी वो चीज़ें पूछता था बट वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था. जिनको भी पढ़ना होता था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते थे मेंस का एंड वही वही टॉपिक प्रिपेयर करते थे. बाद में यूपीएससी ने 2013 में काफ़ी डिटेल सिलेबस 4 या 5 पेज का निकाला है. तो सेम गोज़ फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो. यहाँ भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपीएससी बार बार पूछता है बट उसका कहीं मेंशन नहीं है. आई कॉल दिस टॉपिक्स एज इनविजिबल टॉपिक्स या फिर हिडन प्रीलिम्स टॉपिक्स. हिडन इसलिए है या फिर इनविजिबल इसलिए है क्योंकि आप मेजर चंक ऑफ पेपर देखोगे. फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट देख रहे हो या फिर साइंस एंड टेक देख रहे हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हो, आप पॉलिटी देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें विजिबल है. आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन एरा से क्वेश्चन आता है. तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्स्टेंट हैं, डायनेमिक नहीं है. बट इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व द प्री पेपर, आप प्री के पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो यू कैन ऑल्सो से कि वो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है. तो हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 टॉपिक्स की बात करेंगे एंड प्रीवियसली इससे 20 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो जब भी आप सिलेबस प्रिपेयर करोगे मेक श्योर करना कि इन टॉपिक्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे काफ़ी हाई रखना. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम साइंस एंड टेक, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक में बहुत से पार्ट्स आते हैं लाइक डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, बट उन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये 2022 में आया था. बायोफिल्म, दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन 2022. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी. This is also from 2022. Biorock technology is talk about in which one of the following situation. DNA barcoding can be a tool to. Next question. The term ES2 is talk about in the context of. Next question. In the context of hereditary diseases, consider the following statement. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे 3 पेरेंट बेबी के बारे में बात किया गया है. नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के बारे में पूछा गया है. यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बट आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि साइंस एंड टेक में कई बार तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन बायोटेक से ही पूछा जाता है. सो यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक एट एनी कॉस्ट. आप बायोटेक के ऐसे सिंपल नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. यू कैन सी दिस, ऐसे माइंड में प्रिपेयर कर लो ताकि रिवीजन में आपको काफ़ी ईजी हो. मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नैनो टेक्नोलॉजी. इससे भी आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड नैनोटेक बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी का फोकस इस पर रहेगा ही. आप क्वेश्चन देखो, ये 2022 में आया था. अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स. थर्ड वन इज नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस. तो सिंपल क्वेश्चन है बट आपको आइडिया होना चाहिए कि नैनोटेक है क्या, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, क्योंकि यूपीएससी की हैबिट है ना, कई बार वो डिटेल में चला जाता है. आप इस क्वेश्चन को देखो. विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी. दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर. कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इन द एरा ऑफ एआई, इन द एरा ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, जहाँ पे आपको हर सेक्टर में एआई का इन्फ्लुएंस मिलेगा, वहाँ पे आपको यूपीएससी के पेपर में भी एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के काफ़ी मेंशंस मिलते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये काफ़ी डायनेमिक एरिया है प्लस फेवरेट एरिया भी है. आप एक काम करना, आप गूगल पे लिखना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद न्यूज़ सेक्शन में जाके सर्च करना. देखना आपको काफ़ी आर्टिकल्स मिलेंगे, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ मिलेंगी जिन पे काम हो रहा है और वो पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए. लाइक यू कैन सी हियर, 2022 में आया था एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन्स. इसके बाद क्यूबिट्स के बारे में पूछा गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड. इसके बाद सास के बारे में पूछा गया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. नेक्स्ट, वेब 3.0 के बारे में पूछा गया था. ये सारे क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं. इसके बाद देखो जो फोर्थ टॉपिक है वो है हेल्थ एंड डिजीजेज. ये टॉपिक कोविड से पहले भी इंपॉर्टेंट था और कोविड के बाद भी इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो देखो. इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The first one is Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform.
Second, Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. And the third one is Covaxin is inactivated pathogen-based vaccine. यहाँ पे यूपीएससी सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वैक्सीन के नाम जानो, इवन यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है वो भी जानो। और प्रीवियसली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग डेंगू, एड्स, जीका वायरस, इबोला वायरस, H1N1 वायरस। तो जो भी हेल्थ सेक्टर में न्यू डेवलपमेंट हो रहा है आप उन पे ध्यान दोगे, और जितनी भी नई डिजीजेज आ रहे हैं जिनके बारे में बात हो रहा है, जिनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सीरियस है, उन सारी चीज़ों का प्रिपेयर कर लेना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिन्यूएबल एंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात होती है प्लस कंजर्वेशन फार्मिंग। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे HCNG के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस्ड रिजल्ट इन reduce seed requirement, reduce methane production, reduce electricity consumption. This is an example of conservation farming. See the next question. यहाँ पे सोलर पंप और सबमर्सिबल पंप को कंपेयर किया गया था। दिस क्वेश्चन इज अबाउट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज एंड वर्टिकल फार्मिंग। नेक्स्ट यहाँ पे बायोफ्यूल पे क्वेश्चन आया था। लेट मी रब दिस, इसको हटाने दो आप। यस, according to Indian national policy on biofuel, which of the following can be used as raw material for the production of biofuel? This question is about fertigation. This question is about how is permaculture farming different from conventional chemical farming? तो जितनी भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज निकाल रही है, जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। शायद आपको याद होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली ऐसे आते हैं जो प्रेजेंट एरा में इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लो, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर लो, चाहे आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर लो, चाहे आप नैनोटेक की बात कर लो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गवर्नेंस में हेल्प करेंगी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपके पेपर का काफ़ी क्रूशियल पार्ट है ये। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो एंड पॉलिसी। जो भी रिसेंट टाइम्स में इंडियन एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुए हैं, यू शुड नो एवरीथिंग। आपको सब्सिडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी कैसे देती है, आपको पीडीएस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, आपको एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए, कितने क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, एफआरपी कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कौन सा वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किनको बैन की है, यू शुड नो दिस। नाउ सी द क्वेश्चन, यहाँ पूछा है आपसे, which of the following factors were affecting the price of rice in India in the recent past? MSP, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडी। बेसिकली इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? फिक्सिंग MSP फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, free electricity, waiver of agriculture loan by banking system, setting up cold storage facility by the government. Next, with reference to the cultivation of kharif crop in India in the last 5 years, यहाँ पे खारिफ क्रॉप के बारे में पूछा है तो आपको राबी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन्स मिथाइल पैराथियन फोरेट इज व्यूड विथ एप्रीहेंशन। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज। आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपने फोरेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। With reference to chemical fertilizer in India, consider the following statement. At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government. Ammonia, which is input of urea, is produced from natural gas. Sulfur, which is raw material for phosphoric acid fertilizer, is byproduct of oil refineries. Next यहाँ देखो question number 69. In the case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at MSP is unlimited in any state. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at level to which the market price will never rise. So यहाँ पे जो बेसिक टीनेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सिस्टम में जाओगे तो आप भी यही सब चीज़ें मैनेज करोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन बैंकिंग सेक्टर इनिशिएटिव्स, रिफॉर्म एंड मेजर स्टेप। इकॉनमी एज ए सब्जेक्ट को आप देखोगे तो बैंकिंग सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब इकोनॉमी के पेज में बैंकिंग सिस्टम के बारे में कोई न्यूज़ ना आई हो। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, उसके डेवलपमेंट हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट रिफॉर्म ले रही है, कोई स्कीम निकाल रही है, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यूजुअली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये पूछ रहा है।
इसके बाद विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा है। इसके बाद इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड आरआरबीज। सेकंड वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड फंड्स टू दी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इस क्वेश्चन में डेटा डिक्टेट के बारे में पूछा था। इस क्वेश्चन में इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली क्या है ये। यहाँ पे आप देखो द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाई, वही जो मैं आपको बोल रहा था ना कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम एनवायरनमेंट, दैट इज वेटलैंड लोकेशन रेगुलेशन एंड कंजर्वेशन। 2013 के बाद यूपीएससी में एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत बढ़ गया क्योंकि आईएफओएस का जो प्री है उसको सीएससी के साथ मर्ज कर दिया गया एंड जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है जो क्वेश्चन की वेगनेस है वो बढ़ती जा रही है। एनवायरनमेंट में बहुत टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं बट उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का फेवरेट है वो है वेटलैंड। वेटलैंड्स को लेके इंडियन गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट वेटलैंड्स के क्या लोकेशंस हैं, गवर्नमेंट उनके कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट लगा रही है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ये 2022 का क्वेश्चन है। वेटलैंड लेक एंड देयर लोकेशंस, होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्र सागर लेक एंड सस्थाम कोटा लेक। इसके बाद यहाँ देखो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये क्वेश्चन वेटलैंड पे नहीं था बट एक ऑप्शन में वेटलैंड था यहाँ पे। बी देखो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको पता है कि वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तब आप बाय मिस्टेक इसका बी मार सकते थे बट इसका आंसर ए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखो रामसर कन्वेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है वो है आपका नेशनल पार्क्स। इंडिया में जितने भी मेजर नेशनल पार्क हैं आप उनको मैप के थ्रू पढ़ लेना। आई नो कि बहुत टफ होता है याद करना बट आप उसको निमोनिक्स के थ्रू ट्रिक के थ्रू आप कोशिश करो कि आपको याद हो जाए क्योंकि क्वेश्चन देखो आएगा। पिछले 10-11 साल से हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। थोड़ा सा टाइम देके इन दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो, पहला वेटलैंड हो गया और दूसरा नेशनल पार्क हो गया। नाउ यूपीएससी के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर प्लेसेस इन न्यूज़। इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, यू कैन सी दिस, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो वेस्ट एशिया की हैं। इसको कंप्लीट कर देते हैं मैप को, ये अपना इंडिया हो गया और बाकी ये जो है आपका वेस्ट एशिया हो गया। जब भी आप वेस्ट एशिया पढ़ोगे तो यहाँ पे जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी सी हैं, जो भी पैसेज हैं, आप सबको देखना। प्लस इन कंट्रीज़ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखो, आप लास्ट ईयर में आया था। इसमें जो टर्की है वो वेस्ट एशिया में आता है, यहाँ पे लेबनान जो है वेस्ट एशिया में आता है। यहाँ पूछा था द टर्म लिवेंट ऑफन हर्ड इन न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे देखो सीरिया के बारे में पूछा था, बॉर्डरिंग स्टेट। यहाँ पूछा था द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ, इसमें से कौन सा सही है, तो इजराइल सही था। अच्छा आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताना कि वन कंट्री टू सिस्टम आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है, वन कंट्री टू सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल कम्युनिटीज रिलेटेड प्रोविजंस एंड सेफगार्ड। जितने भी ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे उनके सेफगार्ड के लिए कोई एक्ट बनाओ, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। इसके साथ साथ जो पीवीटीजीज हैं उनके लोकेशंस देख लो, उनके नाम देख लो, और इंडिया में जो मेजर ट्राइबल ग्रुप है उनके लोकेशंस देख लो। पहले भी मैच द फॉलोइंग में पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। मैंने टेलीग्राम पे ये मैप शेयर किया था, यू कैन सी दिस। इस मैप को आप अच्छे से देख लेना, इस मैप का प्रिंट आउट निकालना होगा तो निकाल लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लोकेशंस पढ़ लेना। ये मैप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ ट्रिवियस फैक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है, लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी साउथ इंडिया में कौन सी है, किस स्टेट में किस यूटी में एसटी नहीं पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में आप सर्च कर लेना, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो यूपीएससी का जो पेपर सेट होता है ना, उसमें जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बिकॉज आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस आए थे। एट नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो कोई पर्टेन टू, तो ट्राइबल लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। यहाँ पे पीवीटीजीज के बारे में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फिर से वही प्रोविजन पूछा था, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006।
अच्छे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बोनस टॉपिक है एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। 3 सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ से ये पूछा जाता है। पहला एनवायरनमेंट हो गया, दूसरा इकोनॉमी हो गया और तीसरा पॉलिटी हो गया। पॉलिटी का तो जनरली क्लियर होता है, इन दोनों का फंसता है, एक एनवायरनमेंट का, दूसरा इकोनॉमी का। देखो जो एनवायरनमेंट की बॉडी है ना, उनके लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि आप एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को विजिट करो। जैसे UNFCCC हो गया, IUCN हो गया, IPCC हो गया, UNEP हो गया। देखो जैसे UNFCCC की वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट ऐसे खुलेगी। यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन करके टैब होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ हो गया, रेस टू ज़ीरो क्या होता है, मराकेश पार्टनरशिप क्या होता है। तो इसको एक बार आप देख लेना। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जो आप विजिट करना। दीज आर द इंपॉर्टेंट वेबसाइट। पहला है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, सेकेंड वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, थर्ड वन इज़ FAO, फोर्थ वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फिफ्थ रामसर कन्वेंशन, सिक्स्थ वन इज़ एनविस पोर्टल, सेवन्थ IUCN, एट्थ देखना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, नाइन्थ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 10th वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड 11th वन इज़ नीति आयोग। देखो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो एक ट्रस्टेड रिसोर्स हैं, प्लस अपडेटेड रहती हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स होते हैं आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप रेगुलरली विजिट किया करो और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ग्लांस थ्रू करो, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको ऑनलाइन नोट कर लिया करो या फिर आप ऑफलाइन किसी A4 शीट में या फिर नोट पैड में नोट कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप चीज़ें नोट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ तो लिया है, याद रहेगा, बट वो याद रहता नहीं है। कोई भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाऊँ, कुछ सीख के जाऊँ जो मैं प्री में यूज़ कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल एंड आई अगेन से कि इन टॉपिक को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है, अपनी प्रायोरिटी में सबसे हाई रखना है। क्योंकि जो एरिया UPSC की चॉइस है उस एरिया को आपको भी अपना चॉइस बनाना होगा। तो पढ़ते वक्त इन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस आप देना। बाकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।